क्या आप तैयार हैं? यस। ऑलराइट, लेट्स गो। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कैसे करी जाए? देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, द वन स्टॉप सोल्यूशन आज की तारीख में इस बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब मैं बिजनेस शुरू करने से पहले अपने आप को तैयार कैसे करूं? इसको 5S फॉर्मूला बोलते हैं। सबसे पहला जो एस आता है दैट इज 3 government schemes everyone should know about, especially founders. मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया एंड NSDC। One common mistake जो founders करते हैं, तो एक इसको गलती बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, कि अगर मैं ये बिजनेस चालू करूंगा तो इसका फ्यूचर क्या होगा, कि मैं उसकी फ्रेंचाइजी दे करके कितने करोड़ का वैल्यूएशन करके कैसे मैं उसको IPO पे लेके जाऊँ। धंधे पे नहीं, लेकिन बंदे पे पैसा लगाते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू द फिन फॉर इंडिया पॉडकास्ट। मेरा नाम है अनंत कौशिक और इस पॉडकास्ट पर हम रोजमर्रा की कहानियों से भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप को समझेंगे। आज की पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज हमारे पास एक OG सक्सेस स्टोरी है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी तकदीर खुद लिखी है। इन्होंने शुरू किया था सिर्फ 800 रुपये से, लेकिन टुडे ही इज़ वर्थ करोड्स। और आज हम जानेंगे ना सिर्फ इनकी कहानी, लेकिन हम सीखेंगे इनकी कहानी से कि हम क्या कर सकते हैं, कि हम कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। आज हमारी पॉडकास्ट पर हैं एक बिजनेस कोच, एक कंटेंट क्रिएटर एंड द OG सक्सेस स्टोरी विरल सखिया। थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम एंड आई एम रियली हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड कि आपके साथ हमारी लर्निंग्स को शेयर करने के लिए। अब अपन आते हैं बिजनेस की बात पे। तो विरल, हम क्या करेंगे इस पॉडकास्ट में, इसका एम जैसे हमने बोला इज फॉर एनीबडी जो जीरो से शुरू कर रहा है वो कैसे बिल्ड करे। तो हम एक पूरा रोड मैप कवर करेंगे इस पॉडकास्ट में कि जो इंसान इस पॉडकास्ट को देखे पेन और पेपर के साथ, तो एंड में उठे कि अच्छा स्टेप 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। डन। तो अपन स्टेप 1 से शुरू करते हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कैसे करी जाए? देखो, बिजनेस अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट में क्या पेन चल रहा है। आज लोग क्या करते हैं कि खुद के पेन्स को रिजोनेट करने लगते हैं कि हाँ यार, मुझे ये दिक्कत आई थी तो इसका सोल्यूशन ढूंढो। आज आप खाली खुद के पेन को मत देखो, आप दूसरों के भी पेन को देखो। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आज कोई भी बड़ा बिजनेस आप देख लो। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। आज की तारीख में जो क्विक डिलीवरी का काम चल रहा है, ई-कॉमर्स का, बिलीव मी वो कहीं ना कहीं तो पेन एरिया से ही आया है। हर कोई बिजनेस आप देखो पेन एरिया से आया है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हर किसी के घर पे मम्मीज रहेगी जो बच्चों को बोलेगी कि नहीं बेटा तू जा, ये लेके आ, वो लेके आ यू नो। तो किसी ना किसी ने तो सोचा रहेगा कि नहीं यार, कोई ऐसा ऐप हो जाए जहाँ पर मैं जस्ट बुक करूँ और मेरे बाजू की दुकान से आ जाए। और देखो आज जेप्टो आ गया, ब्लिंकिट आ गए, कितने सारे एप्लीकेशन आ गए, वो बिजनेस चालू हो गया। तो वो पेन से बिजनेस चालू हुआ। पेन को आप रेजोनेट करो कि क्या मैं इसको अच्छा डिलीवर कर पाऊंगा, क्या मैं अपने पैशन को, क्योंकि हर किसी का एक पैशन होता है। करेक्ट। आज अगर मुझे कोई बोलेगा कि नहीं यार ये आप ऐसा क्वेश्चन टाइप कुछ बनाओ, तो शायद मैं वो बिजनेस से इतना रेजोनेट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा वो पैशन नहीं है, मेरा वो इंटरेस्ट नहीं है। तो लॉन्ग टर्म नहीं होगा। लॉन्ग टर्म नहीं होगा, मैं कर लूंगा। बहुत लोग क्या करते हैं, पैसा देखते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे आज की तारीख में भी ऐसा मैसेजेस आते हैं कि सर मुझे कोई ऐसा बिजनेस आइडिया बताओ जिसमें मैं करोड़ रुपया कमा लूँ। तो भाई बिजनेस आइडिया हजारों है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि कौन से प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। सो पहले पेन फाइंड आउट करो, फिर अपना इंटरेस्ट एरिया फाइंड आउट करो। सोचो कि क्या इसको मैं डिफरेंटली सॉल्व कर पाऊंगा। लोगों को लगता है, इवन बहुत सारे लोग मुझे ये भी बोलते हैं, जब एज एन एंजल इन्वेस्टर हम बहुत सारी जगह पर जाते हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर मैं अपना बिजनेस आइडिया ना आपको नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरा एकदम यूनिक बिजनेस आइडिया है, मैं ऐसा कुछ सोल्यूशन लेके आया हूँ ना जो दुनिया में किसी ने नहीं किया है। मैं बोलता हूँ भाई ये सब बुलशिट है। आप जो सोच रहे हो वो किसी ना किसी ने ऑलरेडी कर लिया है। आपको खाली रिसर्च करने की जरूरत है। करेक्ट। सो स्टेप नंबर 1, आप पेन फाइंड आउट करो कि क्या ऐसे पेन है मार्केट में जो लोगों को हो रहा है, जो अनटोल्ड है। आप सोचो कि उसका सोल्यूशन आप क्या ढूंढ सकते हो, आप क्या करना चाहोगे। तीसरा स्टेप, आप सोचो कि क्या आप उसे स्केल कर पाओगे, डिफरेंटली करके स्केल कर पाओगे। इफ यस, तो वो बिजनेस चालू करो। देयर आर सो मेनी मार्केट विच आर स्टिल अनटैप्ड। मेट्रो सिटीज में तो आज सारी फैसिलिटीज है, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में जाओ, वहाँ पर बहुत सारे काम ऐसे करने बाकी है। देसी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस बना सकते हो। अगेन मेरे एक फ्रेंड है गौरव काटे, शार्क टैंक में भी आए थे। उनका ब्रांड का नाम है आई थिंक
आई फॉरगॉट, ईजो करके शायद उनका ब्रांड है। उन्होंने क्या किया है, एक बिलिंग मशीन बनाया है। उन्होंने पेन एरिया फाइंड आउट किया कि आज जितने भी लोकल दुकानें हैं, जैसे अभी हमारे आसपास में भी कोई किराने की दुकान रहेगी, कोई छोटा सा कैफे है, कोई रेस्टोरेंट है, कोई दुकान है, कोई सलून है, तो उन लोगों को कोई पे करता है पैसा, तो सामने वो बोलते कि नहीं यार आप बिल दो। अभी बिलिंग के लिए तो उनके पास सॉफ्टवेयर है नहीं ना, उनके पास उतना फैसिलिटी के वो कंप्यूटर रखेंगे, सीपीयू रखेंगे, तो उन्होंने छोटा सा पॉकेट साइज बिलिंग मशीन बना दिया, एक मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन बना दिया, वहीं से बिल दे दो, निकल जाएगा। एकदम देसी सोल्यूशन, मोबाइल से डिवाइस को कनेक्ट कर दिया और हो गया काम। सो ऐसे बहुत सारे टाइप के काम है जो अभी भी अनटैप्ड है। अच्छा, आज यहाँ पर तो चलो हमारे मेट्रो सिटीज़ में तो बहुत सारे ऐसे सारी सर्विसेज ऑन कॉल हमें मिल जाती है। जैसे कोई सलून को या ब्यूटिशियन को मुझे घर पे बुलाना है, मिल जाएगा। मुझे कोई होम सर्विस के लिए बुलाना है तो ऑन अ कॉल मिल जाएगा। लेकिन वही काम टियर 2 टियर 3 में अभी भी नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो वहाँ पर हम कर सकते हैं। अगर एक और चीज़ के बारे में मैं बात करूँ तो सीनियर सिटीजन्स के लिए वेलनेस के प्रोग्राम्स हम टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में कर सकते हैं। मुझे वो ब्रांड का नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले 3 साल में उसने 100 करोड़ का बिजनेस किया है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, सीनियर सिटीजन को वेलनेस के प्रोग्राम दे करके। उनका ब्लड टेस्ट, उनका बीपी, उनका शुगर, उनके लिए कोई ऐसे पर्सन प्रोवाइड करते हैं जो उनका केयर करे। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग विच कैन बी डन। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। Yes. और अब इसमें 2 बातें मैंने ऑब्जर्व करी। एक तो आई हैव ऑल्सो रियलाइज कि अब टियर 2 टियर 3 की डेफिनेशन भी थोड़ी चेंज हुई है। अब अगर आप टियर 2 को भी देखें तो आप उन्हें 2 ब्रैकेट्स में डिवाइड कर सकते हैं, टियर 2 और एस्पायरिंग टियर 1 हो गए। काफ़ी सिटीज़ हैं जो जैसे जयपुर हो गए, इंदौर हो गए, पुणे, जो टियर 1 अभी तक पहुंची नहीं है लेकिन टियर 2 से उठ चुकी हैं। Yes, तो बहुत yes. जल्दी वो टियर 1 बनने वाली हैं। तो क्लियरली आप सही कह रहे हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि लोगों की एस्पिरेशनल तो टियर 1 पहुंच चुकी है। हाँ। सिटी की फैसिलिटीज टियर 1 नहीं पहुंची है। तो आप वो गैप अगर कनेक्ट कर सकते हो, देयर इज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एब्सोल्युटली। और एक और बात मैंने समझी थी कि बिजनेस चलाने के 2 तरीके हैं। या तो आप कोई सोल्यूशन दो जो किसी चीज़ का, आप कुछ चीज़ को अलग करो, या जो ऑलरेडी है उसको बेटर करो। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई भी नया बिजनेस आइडिया आया या कोई भी कुछ यूनिक चीज़ पसंद आई, तो वो लोग सोचते कि सबसे पहला सोचते कि नहीं यार मैं फंडिंग रेज करूंगा, मैं इन्वेस्टर को जाके बोलूंगा कि यार मेरे पास इतना अच्छा आइडिया है, मुझे पैसा दो। भाई क्यों देगा आपको? आपके पास एक एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए उस इंडस्ट्री का। तो ज़्यादातर लोग लाइक बिजनेस ओनर पे, मतलब वो धंधे पे नहीं लेकिन बंदे पे पैसा लगाते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए। दैट मेक्स अ डिफरेंस। आई लव दैट, धंधे पे नहीं बंदे पे। आपने जैसे इनकी भी बात करी, इन्वेस्टर्स की बात करी, आपको लगता है ऐसे कोई मार्केट्स हैं जिनको इन्वेस्टर्स अभी या तो देख रहे हैं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि अच्छा इन्वेस्टर्स इस डायरेक्शन में जाना शुरू हो चुके हैं, हमें भी शायद इस डायरेक्शन में देखना चाहिए, या कुछ ऐसे मार्केट्स हैं जिनमें अभी इन्वेस्टर्स देख नहीं रहे लेकिन अगले 3 सालों में ये फटने वाला है? देखो, ऐसे बहुत सारे मार्केट है, जैसे लाइक मैंने आपको बताया कि वेलनेस का जो सेक्टर है आज की तारीख में बहुत ही ज़्यादा ग्रूम कर रहा है। देखो आज की तारीख में बहुत सारे AI बेस्ड एजेंट्स की कंपनीज बन रही है। कितनी सारी ऐसी कंपनीज बन रही है जो AI एजेंट्स बनाकर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। अभी जैसे आपने देखा रहेगा, ऐसे बहुत सारी एजेंसीज आ गई है जो आपके इवेंट्स के वीडियोस वगैरह बना के दे देती है। उन्होंने ऐसे कुछ एजेंट्स ट्रेन कर दिए, आप खाली अपने इवेंट के फोटोज दे दो और आपके वीडियोस रेडी होके आ जाएंगे। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री है। EV इज अगेन वन इंडस्ट्री वेयर वी कैन बेट ऑन। आज की तारीख में इन्वेस्टर्स हो या बिजनेस हो, लेकिन अगेन इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव। लाइक अगर Correct. आप अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करके बड़ा सोच रहे हो तो वो इंडस्ट्री आपके लिए है। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कोई ऐसी चीज़ देखनी पड़ेगी जो अगले 5 साल 7 साल मुझे हेल्प कर सके। करेक्ट। आई थिंक कि आपका AI वाला पॉइंट जो है आपके पहले पॉइंट से भी कनेक्ट करता है कि आप इसे घर पे बैठे भी अपस्किल कर सकते हो आप खुद को इन 100%. AI, बिकॉज इट इज डेफिनेटली द नीड ऑफ द फ्यूचर, इट्स गोइंग टू बी देयर इन आवर लाइव्स सूनर देन लेटर। 100%. तो आई थिंक दैट्स आल्सो वन थिंग वी शुड डेफिनेटली लुक एट। 100%. बिरला, आपको लगता है कोई ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं व्हेन दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, की कॉमन मिस्टेक्स आपने कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करे हो कि यार जंपिंग टू क्विकली या नॉट डूइंग एनफ रिसर्च? आपके एक्सपीरियंस में व्हाट आर दीज मिस्टेक्स? देखो, बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स मिलते हैं मुझे जो बोलते हैं कि नहीं यार, मुझे इवन जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग मिलते हैं मुझे, बोलते हैं कि सर बिजनेस कैसे करना, आप एक काम करो, सबसे पहले मुझे पूरा ब्लूप्रिंट दो। अच्छा, आपसे मांगते हैं? हाँ, मतलब एज एन कोचिंग मुझे करना पड़ता है। तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि यार आप बिजनेस को ऐसे मत देखो कि पूरा रोड मैप आपके पास क्लियर होगा। आप इसको इस तरीके से देखो कि आपको जाना कहाँ है पता है आपको, और अंधेरा है, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आपका हेडलाइट जहाँ तक जाएगा, आपको वहाँ तक का रास्ता पता चल गया ना,
बस उतना आगे जाओ, ऑटोमेटिकली आगे के रास्ते पता चल जाएंगे। तो एक इसको गलती बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। लोग बहुत लोग पहले इतना होमवर्क करने बैठ जाएंगे कि अगर मैं ये बिजनेस चालू करूंगा तो इसका फ्यूचर क्या होगा। मतलब अभी आपके बिजनेस का नाम पता नहीं चला है और आप सोच रहे हो कि मैं उसकी फ्रेंचाइजी दे करके कितने करोड़ का वैल्यूएशन करके कैसे मैं उसको आईपीओ पे लेके जाऊंगा। कम ऑन, मतलब इतना सोचोगे तो बिजनेस चालू ही नहीं कर पाओगे। तो ये ओवर थिंकिंग से आप थोड़ा सा बचो, ये पहली गलती। दूसरी गलती लोग करते हैं, जब भी बिजनेस चालू करते हैं तभी उनके आसपास में कोई रहते नहीं है, तो वो अपने फैमिली को, फ्रेंड्स को, दोस्त को, यार को, किसी को भी बिजनेस में को फाउंडर बना देते हैं। करेक्ट। उनकी स्किल देखे बिना। होता क्या है, स्टार्टिंग में जब भी आप बिजनेस चालू करते हो तो हाँ भाई तू फ्रेंड है, तू भाई है, तू एक काम कर, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में जब भी उसका काम, मेरा जो उससे एक्सपेक्टेशन है वो नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो डिस्प्यूट्स होने चालू हो जाते हैं और फिर वो टाइम पे उनको निकालना भी भारी पड़ आप जाता है। कैसे बोलोगे अपने दोस्त को, अपने भाई को कि यार यस कि भाई अभी तो काम का नहीं है, वी नीड टू सिट डाउन फॉर अ परफॉर्मेंस रिव्यू। तो ये गलती लोग करते हैं। इवन तीसरी गलती है, मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व की है, लोग बिजनेस चालू करते हैं तो अपने विजिटिंग कार्ड पे तो 10,000 रुपया खर्चा कर लेंगे, अपना बिजनेस चालू करके अपना टेबल, अपना चेयर, अपना केबिन, अपना ऑफिस के ऊपर लाखों रुपए लगा देंगे। लेकिन जब मैं उनको बोलूँगा मार्केटिंग करो, अपने ब्रांड का प्रमोशन करो, तो नहीं यार वो नहीं करना है। क्यों करना है, कस्टमर तो आएंगे ना, मैंने मेन शोरूम मेन रोड पे चालू करके रखा है, तो कम ऑन यार ऐसे नहीं होगा, आपको मार्केटिंग सेल्स पे देखना पड़ेगा। सो बेसिकली व्हाट पीपल डू इज पीपल फोकस ऑन वो बॉलीवुड में जैसे बिजनेस ओनर्स दिखाए हैं वैसा है कि भाई अच्छा केबिन, एक प्यून होगा, मैं बोलूँगा तभी चाय लेके आएगा, पानी लेके आएगा, लेकिन यार उससे बिजनेस नहीं चलेगा। बिजनेस चलेगा आपके सेल्स की टेक्निक से। Correct. आपने जो प्रोडक्ट बनाया है पहले उसको आप वैलिडेट करो कि ये प्रोडक्ट सच में मार्केट वैलिडेटेड है, इफ़ येस तो उसे बेचना चालू करो। आपकी अगर ऑफिस ख़राब रहेगी, टेबल ख़राब रहेगी, चलेगा, लेकिन अगर आप अच्छा सेल्स कर लोगे तो आपका बिजनेस ग्रो करने ही वाला है। सो फोकस ऑन दैट। एवरी फाउंडर नीड्स टू नो सेल्स। या 100%, क्योंकि सेल्स इज़ द मेन इंजन ना। आज अगर मैं फाउंडर हूँ, मतलब आज कितने सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं जो फ्रंट पे आकर के अपने बिजनेस को सेल्स के तरीके से ही लीड करते हैं। क्योंकि आज अगर बाकी सारी चीज़ें, मतलब मैं सेल्स के बारे में एक बहुत बार बोलता हूँ अपने प्रोग्राम में कि सेल्समैन या तो सेल्स पर्सन इज़ द लास्ट पर्सन टू गेट फायर्ड फ्रॉम अ कंपनी। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाए तो मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को सबको निकालूंगा या वट एवर जो भी, चलो सेल ऑफ करूंगा, लेकिन सेल्स पर्सन इज़ द इंजन, वो ही मुझे मेरे बिजनेस में पैसा ला के देगा, तो उसको मैं सबसे लास्ट में निकालूंगा। और इसीलिए एज अ फाउंडर हमें सारे काम दूसरों को देने चाहिए, लेकिन सेल्स और मार्केटिंग अपने हाथ में रखने चाहिए। अपने हाथ में इन द सेंस ऐसा नहीं है कि मैं खुद जाकर करूँ, बट येस कंट्रोल शुड बी इन माई हैंड। बाकी सारे काम को आप डेलीगेट करो, लेकिन उस काम को मत करो। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, आई लाइक दैट। और व्हाट अबाउट लीगल? जब आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हाउ डू यू मेक श्योर कि आप लीगली सब कुछ कर रहे हैं कि कुछ गलत ना हो, आप सेफ गार्डेड हैं फ्यूचर के लिए, तो उन चीज़ों का कैसे ध्यान दिया जाए? तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो आपका एमएसएमई का सर्टिफिकेट आता है। एमएसएमई मतलब आधार उद्योग, जो पहले गुमास्ता लाइसेंस बोलते थे कहीं टाइम पे हम मुंबई में, वो अभी एमएसएमई सर्टिफिकेट हो चुका है। आप सिंपल है एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाओ, udyogAadhar.gov.in, आई एम नॉट श्योर वो वेबसाइट का नाम क्या है, लेकिन उद्योग आधार उसको बोलते हैं। आप उसकी वेबसाइट पे जाओ, अपनी डिटेल्स फिलअप करो। स्टार्टिंग में अगर आप अकेले हो तो प्रोप्राइटरीशिप होगा। प्रोप्राइटरीशिप मतलब सोल प्रोप्राइटर हो आप रहोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं तो हूँ लेकिन मेरे साथ 2-3 जन है, तो किसी आप सीए के पास जाकर के एक अपना एलएलपी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जिसमें इतना % शेयर इसका, इतना % शेयर मेरा। वो एक जस्ट फॉर्मेलिटी होता है, वो कंप्लीट करके आप एमएसएमई का सर्टिफिकेट बना लो। ये 2 सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। तीसरा सर्टिफिकेट आता है जीएसटी का, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे करना है। लेकिन अगेन जीएसटी में भी कुछ लिमिट्स दी हुई है। देयर आर सो मेनी पीपल जो शायद डे 1 से जीएसटी सर्टिफिकेट निकालते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई रुक जाओ, जीएसटी ने लिमिट दिया हुआ है 20 लाख रुपीस का टर्नओवर फॉर स्मॉल बिजनेस, एंड कुछ सेक्टर्स में 40 लाख का भी लिमिट है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए चैट जीपीटी को कि भाई मेरा ये कैफे है, ये बिजनेस है, या ये मैं काम करना चाहता हूँ, उसका जीएसटी का क्लॉज क्या है। आपको वो क्लॉज बता देंगे कि इतने लाख रुपीस का लिमिट है। जब तक वो लिमिट नहीं क्रॉस करता है तब तक हमें जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेप विल कम, जहाँ पर मुझे उस बिजनेस के कुछ सर्टिफिकेट बनाने पड़ेंगे। जैसे कि अगर कैफ़े का हम बिजनेस ले रहे हैं तो हमें फसाई का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, फूड्स डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर अगर हम मुंबई में देखें तो यहाँ पर बीकेसी में उसका ऑफिस है, लेकिन वो ऑनलाइन भी होता है। फसाई का सर्टिफिकेट आप ले सकते हो, फूड लाइसेंस का सर्टिफिकेट ले सकते हो, जिसके कुछ क्लॉज रहते हैं।
ध्यान रखने हैं और वो तो मतलब certificate अपने बना देना है। बिजनेस स्पेसिफिक जो आपको और लाइसेंस चाहिए वो आप फिर हाँ, लेते हो, ठीक है। तो ये 2-3 पहले एमएसएमई का, जीएसटी का और एलएलपी या प्रोप्राइटरशिप का ये कॉमन है। बाकी फिर आपका जो बिजनेस है उसके स्पेसिफिक ले लो और वो भी आपको चैट जीपीटी से पता चल जाते हैं। करेक्ट। तो हमने फाउंडेशन ले कर दिया, ठीक है। अब मैं बिजनेस शुरू करने से पहले अपने आप को तैयार कैसे करूं, इन द सेंस ऑफ मेंटली एंड फाइनेंशियली मैं कैसे प्रिपेयर करूं, क्योंकि बिजनेस तो ऑफ कोर्स कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, बट शुड देयर बी अ लिटिल बिट ऑफ अ ट्रेजर चेस्ट जिसे बोलते हैं, वॉर चेस्ट, कि मैं प्रिपेयर करके रखूं कि इतने महीनों का मेरे पास रनवे हो, तो वो कैसे मैं प्रिपेयर करूं एंड हाउ डू आई डिसाइड वो कितना होना चाहिए? करेक्ट करेक्ट। देखो इसमें 3 चीज़ें होती है, मतलब सबसे पहले तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर आप बिजनेस चालू कर रहे हो, पहले 6 महीने तक अगर आपको प्रॉफिट नहीं भी मिल रहा है तो भी आप बिजनेस अच्छे से रन कर सको, ये मेंटलिटी, मतलब मैं इसको 3M फॉर्मूलाज बोलता हूँ बहुत बार। फर्स्ट M मेंटेलिटी, आप प्रिपेयर रखो, 6 महीने तक प्रॉफिट नहीं मिलेगा फिर भी आप बिजनेस चलाना चाहोगे, इफ़ यस तो फर्स्ट टिक मार्क आ गया कि आप बिजनेस चलाओ। सेकेंड, आपके पास 6 महीने का रनवे होना चाहिए, आपके पास उतना मनी होना चाहिए कि भाई 6 महीने तक, अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल 50,000 वाली जगह ले रहा हूँ, रेंट वाली जगह, और मेरे 2 स्टाफ है जिसके 50,000 सैलरी है, ₹1,00,000 महीने का खर्चा हो रहा है, जस्ट एक अजम्पशन ले रहे हैं, तो 6 महीने तक का मेरे पास उतना बैकअप रनवे होना चाहिए कि कल को अगर बिजनेस नहीं चला फॉर वॉट एवर रीज़न तो मैं वो सारी चीज़ें कर पाऊँ, क्योंकि 6 महीने में तो मैं फिगर आउट कर ही लूँगा। और तीसरा, आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर बिजनेस से फॉर सम रीजन इनिशियल डेज में इनकम नहीं आ रहा है तो आप कहीं और से भी बिजनेस, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैंने जब इंस्टीट्यूट चालू किया पहले 3 महीने मैं ब्रेक इवन को भी मैच नहीं कर पा रहा था, मेरा घर चलाने का तो दूसरी बात, मतलब मेरा घर भी तभी ईएमआई पे था, तो पहले 3 महीने में बिजनेस से उतना इनकम नहीं आ रहा था कि मैं रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑपरेशंस और प्लस मेरे घर भी चला पा सकूँ। तो ठीक है, पहले 3 महीने मैंने बिजनेस तो चलाया, इवनिंग के टाइम पे मैंने कुछ पार्ट टाइम काम कर लिया था, फ्रीलांसिंग काम कर लिया था, सुबह सुबह जाकर हम दूसरा कुछ काम करते थे, काइंड ऑफ फ्रीलांसिंग करते थे। तो हुआ क्या कि पहले 3 महीने बिजनेस को मैंने एज अ चाइल्ड की तरह संभाला कि भाई ठीक है, पैसा भले जा रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है, आई एम ग्रोइंग यू अप, लेकिन आज की तारीख में वो इतना अच्छा ग्रो हो गया कि भाई मैं खुद तो क्या, मेरे 55-65 लोग हैं, उनके भी घर अच्छे से चल रहे हैं। सो मेंटली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा पहले 6 महीने। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी प्रॉफिट इन फर्स्ट 6 मंथ्स। वैसे ये जो फाइनेंशियल प्लानिंग है जो हम करते हैं, जो मैं अब अपने कैफ़े बिजनेस के लिए कर रहा हूँ, ये बाकी बिजनेसेस में कैसे डिफर करती है? फॉर एग्जांपल ये तो एक सर्विसेज बिजनेस हो गया, फूड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस हो गया, से मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या फ्रीलांसिंग हो गई, या फ्यूचर में एआई हो गया, सोशल मीडिया हो गया, इन सब अलग अलग सेक्टर्स में फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे डिफर करती है, एंड आर देयर एनी कॉमन थ्रेड्स दैट आई शुड कीप इन माइंड, पीपल शुड कीप इन माइंड कि हाँ ये तो होंगे? देखो, अलग अलग बिजनेस में फिनेंशियल संभालने का, पैसा संभालने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे सर्विस बिजनेस में आपने बताया कि लेकिन चलो वो तो एकदम ईजी है कि उसमें सबसे क्विकली ROI आ जाता है। हमें अगेन एज अ बिजनेस ओनर ROI पे ध्यान देना है कि आज अगर मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ कि मुझे रिटर्न कभी आएगा और मेरा घर कभी चलेगा। करेक्ट। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में बहुत ईजी है कि आज अगर मैं पैसा लगा रहा हूँ, जो भी पैसा आ रहा है वो मेरे सर्विस के अगेंस्ट में आ रहा है, तो यू कैन से विद इन फर्स्ट 2-3-4 मंथ्स हमें पैसा रिटर्न मिल जाता है। अगर मेरा कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा कोई शोरूम है, कोई स्टोर है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा आपका लगेगा आपके इन्वेंट्री में। करेक्ट। और अगर वो इन्वेंट्री खराब हो गया तो सारी चीज़ें वेस्ट होने वाली है। तो उस टाइप के बिजनेस के लिए आप समझ के चलो, आप कम से कम ROI का पीरियड कम से कम आपका 1 साल तक लगने ही वाला है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव नहीं है जितना मैन्युफैक्चरिंग है। सर्विस बेस्ड बिजनेस से तो अच्छा है, यू कैन से उसमें 1 साल के अंदर पैसा निकल सकता है एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग में तो 2 साल 3 साल भी लग सकता है, क्योंकि उसमें हैवी मशीनरीज लगेंगे। करेक्ट। बाकी और जितने भी दूसरे बिजनेसेस है, जैसे अभी आपने बताया AI का, तो हम मान के चलते चलो वो सभी को स्टार्टअप के कैटेगरी में डाल देते हैं। कि जितने भी ऐसे बिजनेस है जो खुद का सॉफ्टवेयर बना रहे और फ्यूचर में लेके आएंगे, जैसे जीरो दा एक सॉफ्टवेयर लाइक उन्होंने बहुत अच्छा बनाया। तो उस टाइप के बिजनेस में क्या होगा कि जब तक आपका वो सॉफ्टवेयर मार्केट रेडी नहीं होता है तब तक आपको टीम को सैलरीज देनी पड़ेगी, तब तक आपको लोगों को पे करना पड़ेगा। Correct. एंड
दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, क्योंकि अच्छे क्वालिटी लोग आते हैं। तो उस टाइप के बिजनेस के लिए आपने फंड रेज किया है, वो फंड आपको कहाँ जाएगा, तो आपकी टीम में सबसे ज़्यादा जाएगा। आपको वो प्रोडक्ट मार्केट में चलने लायक है कि नहीं उसके लिए पहले जाएगा, प्रोडक्ट मार्केट फिट है कि नहीं वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए ज़्यादा जाएगा। तो उस केस में आप मान के चलो कि लाइक इट डिपेंड्स अपॉन सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, हो सकता है वो 2 साल में रिटर्न आए, हो सकता है वो 3 साल में रिटर्न आए, बट जब भी आएगा अच्छा खासा पैसा आएगा। वेरी इंटरेस्टिंग विरल, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि एक पॉइंट आएगा जब आपको फंडिंग उठानी पड़ेगी। यस, तो ये पॉइंट मुझे आपसे इन डेप्थ समझना है, बिकॉज आजकल जैसे आपने पहले भी बताया हर इंसान का यही मोटिव है कि बिकॉज इस बात को इतना सेलिब्रेट किया जाता है कि फंडिंग उठ गई एंड कितना कूल है एंड देयर वर्थ 100 करोड़ कंपनी एंड लुक एट देयर एग्जिट एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। किस पॉइंट पे फंडिंग उठानी चाहिए? ट्रू, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और बिलीव मी, आज बहुत सारे ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो डे 1 पे सोचते हैं कि मैं फ़ंड उठाऊं। मतलब उनका इंटेंशन ही वो होता है कि भाई मैं पैसे इन्वेस्टर से लूं, उनको जाके पिच करूं अपना बिजनेस आइडिया और मैं वहां पर जाके ये करूं। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आपका इंटेंशन ही फ़ंड उठाना है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग आपका बिजनेस कभी चलेगा ही नहीं। आपको फ़ंड उठाना चाहिए जब भी आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, जब भी आपने ऑलरेडी एक लेवल पे ग्रो कर लिया है। मैं बहुत बार इसको बोलता हूँ कि सबसे पहले मतलब कुछ फॉर्मुलेशन के तौर पे मैं इनको बोलता हूँ, सबसे पहले आपको पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉल्व द प्रॉब्लम। पहला एस हम बोलते हैं इसको, 5S फॉर्मूला बोलते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है, सबसे पहला जो एस आता है, दैट इज सॉल्व द प्रॉब्लम। आपने मार्केट का कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया है, वो सॉल्यूशन लेके आओ, वो फाइंड आउट करो कि हाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। सेकंड एस जो आता है, मैं फंडिंग तक जाने के लिए पहले के स्टेप्स बता रहा हूँ। सेकंड जो आता है दैट इज SOPs आपकी रेडी होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे सिस्टमेटिक ऑपरेशन के स्ट्रक्चर्स रहेंगे। मतलब कोई हायरिंग होगा तो कैसे होगा, कोई सर्विस दे रहे तो कैसे होगा, कोई प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे तो कैसे होगा। तो वो SOPs आपके बिजनेस के रेडी है कि नहीं, वो पहले चेक कर लो। तीसरा एस आता है, दैट इज स्केल योर बिजनेस। आपने एक लेवल तक स्केल कर लिया है। मतलब डायरेक्टली आज 0 रेवेन्यू पे मैं जाके किसी इन्वेस्टर को बोलूंगा कि भाई मैं जब मुझे पैसा दो, तो आपका आइडिया इतना तगड़ा होना चाहिए, आपकी पैशन इतनी तगड़ी होनी चाहिए, तब जाके होगा। अदरवाइज अगर आपका एक ट्रेडिशनल बिजनेस है तो आपको उसको स्केल करना पड़ेगा अप टू सर्टेन लेवल, तब जाके आप उसे फंड रेज कर सकते हो। चौथा, शो योर प्रॉफिट्स। बिना प्रॉफिट के कोई इन्वेस्टर रेडी नहीं होगा कि हाँ यार ये बिजनेस अच्छा है। और पोटेंशियल फॉर प्रॉफिट, पोटेंशियल, यस। एंड लास्ट इज शो योर फाइनेंसेस। मतलब आपका लास्ट एस में आपकी लीगल फॉर्मेलिटीज, आपकी ऑडिट, ये सारी चीजें आ जानी चाहिए जिससे एक ऑडिटेड फॉर्म में आपके प्रॉफिट आ जाए। ये सारी चीजें जब रेडी होगी तब जाके आप किसी इन्वेस्टर को पिच करोगे ना कि देखो भाई इतने साल से मेरा बिजनेस चल रहा है, इतना मेरा प्रॉफिट है, ये मेरी कंप्लायंसेस, ड्यू डिलिजेंस, सारी चीजें क्लियर है, अब मुझे फंड दो। देन इट विल बी अ फंडेबल बिजनेस। तो इन्वेस्टर को भी मजा आएगा उस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर के बैक ऑफ द माइंड में ये नहीं होता है कि भाई तू कितना अच्छा पर्सन है, तेरा बिजनेस कितना अच्छा है। उसके दिमाग में यही होता है कि आज मैं तुझे इतना रुपया दे रहा हूँ तो मुझे 10x 20x कभी मिलेगा। करेक्ट। अगर उसको पोटेंशियल नहीं दिखेगा तो वो क्यों फंड करेगा? पोटेंशियल प्लस आपका होमवर्क दिखेगा कि कितना प्रिपेयर्ड है इंसान, प्रिपेयर करके आए हो आप। वेरी फेयर। और विरल, इसको मैं IPO तक कैसे स्केल करूं फिर? IPO के लिए देखो सिंपल सी फॉर्मूला है। पहले लोगों को लगता था IPO बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि ऑब्वियसली है, लेकिन आज की तारीख में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है SME IPO। एक मेन बोर्ड होता है दैट इज़ NSE BSE, वहाँ पर आपको अगर आपकी कंपनी को लिस्ट करना है, जैसे हम आजकल देखते हैं स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कंपनीज हैं, 6,500 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है मेन बोर्ड पे, तो वहाँ के लिए रूल रेगुलेशन अलग है। लेकिन देयर इज़ वन थिंग विच इज़ SME IPO। SME IPO के अंदर अगर आप रजिस्टर करते हो आपकी कंपनी को, होस्ट लिस्ट करते हो, सेम इट इज सेम लाइक NSE BSE, लेकिन यू आर अ स्मॉल कंपनी। पहले वहां पर रखो और फिर वहां पर एक बार रजिस्टर हो गए तो आपके लिए वो सिल्की रोड बन जाता है, फिर आप मेन बोर्ड पे जा सकते हो। अच्छा। SME IPO क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस रन कर रहा हूँ पिछले 3 साल से 4 साल से, पिछले 3 साल का अगर मेरे पास उसका स्टेटमेंट रेडी है, मैं प्रॉफिटेबल हूँ पिछले 3 साल से, और 5 करोड़ से ज्यादा का मेरा टर्नओवर है, तो मैं आराम से SME IPO में रजिस्टर कर सकता हूँ। फर्स्ट क्राइटेरिया इज पिछले 3 साल से आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए, और आपका जो एनुअली प्रॉफिट है, पैट जिसको बोलते हैं, पैट आपका 1 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1 करोड़ से ज्यादा है तो आप SME IPO में रजिस्टर कर सकते हो। और कितने फंड के लिए बहुत लोग का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर मेरे बिजनेस का वैल्यूएशन क्या आएगा। तो बिजनेस का वैल्यूएशन
अगेन इट डिपेंड्स फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। ओके अगर आपका कुछ ऐसे टाइप है जहाँ पर आपके पैट का 15 टाइम्स मिलता है, जैसे अगर 1 करोड़ का प्रॉफिट है तो 15 गुना मिलेगा। 1 करोड़ का कुछ ऐसे बिजनेसेस है जहाँ पर 1 करोड़ का बिजनेस है तो 20 गुना मिलेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, बट 15 या 20 गुना आपको मिलेगा प्रॉफिट का मल्टीपल। ठीक है, समझा। तो हमने बेसिक सब कवर किया, ठीक है। मैं समझ गया हूँ, मेरे को अगर अपना बिजनेस डालना है, गैप ढूंढ लिया, रिसर्च कर लिया, मैं तैयार हो गया। अब मैं फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया, मेरा कैफ़े शुरू हो गया, या किसी और इंसान का कोई और बिजनेस है वो शुरू हो गया है, कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है उसने वो काम शुरू कर दिया है, कोई एजेंसी बनाना चाह रहा है सोशल मीडिया उसने वो काम शुरू कर दिया है। अब हम इस पॉइंट से कैसे आगे बढ़ते हैं? लेट्स टॉक अबाउट स्केलिंग द बिजनेस। अब आप एक्चुअली धंधे में घुस रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योर, आपका स्टार्ट हो गया है, यू स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स, ऑल ऑफ दैट स्टफ। पहले के स्टेजेस कैसे होते हैं? एक एंटरप्रेन्योर को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और किस पॉइंट पे शुड द एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट इन स्केलिंग? टीम कब आनी चाहिए, कौन से लोग पहले हायर करने चाहिए? Correct. इन सब बारों के बारे में बात करते हैं। करेक्ट। सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक बार चलो हमने डिसाइड कर लिया सब कुछ और अभी आगे बढ़ना है, तो सबसे पहला स्टेप आता है कि मुझे अच्छे से अच्छी टीम हायर करनी पड़ेगी। टीम हायरिंग के लिए अगेन ज़्यादातर बिजनेस ओनर्स गलती क्या करते हैं, वो लोग हमेशा सस्ता ढूंढते हैं कि सस्ता टीम मेंबर कहाँ मिलेगा। Correct. मतलब 50 इंटरव्यू लेंगे, लेकिन 50 इंटरव्यू में ये नहीं देखेंगे कि भाई वो बंदे में स्किल क्या है, वो बंदा कितना मेरी कंपनी में डेडिकेटली काम करेगा, लेकिन ये देखेंगे सैलरी कितना चाहिए। जो सबसे कम सैलरी एक्सपेक्टेशन वाला रहेगा उसको रखेंगे। और अगेन ज़्यादातर बिजनेस ओनर क्या गलती करते हैं कि खुद से कम स्मार्ट वाले बंदों को हायर करेंगे। उनको डर रहेगा कि अरे नहीं यार, ये बंदा अगर मेरे से ज़्यादा स्मार्ट है तो मेरे बिजनेस को टेक ओवर कर लेगा। भाई ऐसा नहीं होता है। मतलब आप अपने से अच्छे लोगों को अगर अपनी टीम में हायर रखोगे तो ही तो आप आगे बढ़ पाओगे, वरना आप अपने दिमाग से जितना आगे बढ़ सकते थे उतना तो आप बढ़ चुके हो। सो द पॉइंट नंबर 1 इज आप टीम हायर करो, स्मार्ट बंदों को हायर करो जो शायद वो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट है, वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में आपसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। देन यू गो फॉर डेलीगेशन। अगेन सेकेंड मिस्टेक विच बिजनेस ओनर्स डू कि एक बार चलो टीम तो हायर कर लिया मैंने, मेरे अंडर में 5 लोग हैं, लेकिन फिर भी उसको क्या लगता है कि यार ये काम तो मेरे से अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, सब कुछ मुझे ही करना है, सब कुछ मुझे ही करना है। तो टीम को ट्रेन करना, हायर करना, ट्रेन करना और उनके ऊपर काम डेलीगेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आप अपनी कंपनी में वो एक मालिक नहीं मजदूर बन जाओगे। करेक्ट। मतलब मैं बहुत बार बोलता हूँ कि आप अपनी कंपनी के सीईओ, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं, लेकिन चीफ एवरीथिंग ऑफिसर बन जाओगे। वेरी ट्रू। मतलब सब काम मुझे ही करना है। हमने लोगों को हायर किया एंड हमने उन्हें एसओपीज दिए, वहाँ से डेलीगेट करना शुरू किया। हाँ। कोई ऐसे कैटेगरीज ऑफ जॉब्स हैं जिसमें सबसे पहले हायरिंग होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल, क्या मुझे सबसे पहले फाइनेंस हायर करना चाहिए, सबसे पहले एचआर हायर करना चाहिए, सबसे पहले मेरा जो ज़रूरत है सेल्स हायर करना चाहिए? व्हाट इज़, और डज इट वेरी इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री? देखो सबसे पहले है ना, इसके अंदर आपको फ्रंट फेसिंग लोगों को हायर करना पड़ेगा। मैं उसको 3 स्टेजेस में बांटूंगा। सबसे पहले आप अपने बिजनेस में कुछ ऐसे लोगों को हायर करो जो कस्टमर फेसिंग हो, क्योंकि ऑब्वियसली उनके वजह से उनको देख करके लोग आएंगे। फ्रंट फेसिंग हो, पहले फर्स्ट कैटेगरी में वो आने चाहिए। लाइक सेल्स नहीं, सेल्स नहीं आएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं टीचिंग में हूँ, तो मुझे टीचर्स को पहले हायर करना चाहिए, काउंसिलर्स बाद में आएंगे। ओके। जो फ्रंट फेसिंग है, जिनके सर्विसेज या जिनको लोग आकर के मिलने वाले हैं। सेकेंड हायरिंग विल बी सेल्स। सेल्स या तो फॉलोअप वाली टीम को सेकंड रखना पड़ेगा। और थर्ड आएगा कि मुझे लीडरशिप लोगों को हायर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले फ्रंट फेसिंग वाले हायर हो गए। फ्रंट फेसिंग वाले मतलब मेरी सर्विस, मेरा प्रोडक्ट मेरा अच्छा डिलीवर हो रहा है क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ। सेल्स का मैं अपने हाथ में रख रहा हूँ, वो अच्छी टीम अच्छी सर्विस अंदर संभाल रही है। सेकंड हायरिंग मैंने अपनी जगह पर सेल्स वालों को रखा, मैं एक लेवल ऊपर चला गया। और थर्ड हायरिंग मैंने अपनी जगह पर लीडरशिप क्वालिटीज रखी, लीडरशिप टीम को हायर किया और मैं एक लेवल और ऊपर चला गया। तो इस स्टेजेस में कोई भी कंपनी में हायरिंग करना चाहिए। वेरी ट्रू। ये ना मुझे एक बात किसी ने समझाई थी कि उनके काम करने का तरीका ऐसा है कि वो ये कोशिश करते हैं कि जो उन्होंने पिछले 6 महीने में किया है वो अगले 6 महीने में उसका 50% ना करे। मतलब हिज एम इज़ कि मैं ऐसे इंसान ढूंढ लूँ कि मेरा 50% वर्कलोड वो ले लें ताकि मेरा 50% टाइम फ्री हो जाए। Correct. अगले 6 महीने में या तो खुद को अपस्किल करूँ या स्ट्रैटेजी देखूं या बड़ा सोचूं एंड आई इवॉल्व लाइक दैट। तो मुझे वो आइडिया बहुत अच्छा लगा था, दैट डोंट कीप डूइंग द सेम थिंग एवरी 6 मंथ्स एज अ फाउंडर। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर एक ह्यूमन साइकोलॉजी का क्वेश्चन है टू अ फाउंडर। एज अ ह्यूमन बीइंग जिसने अपना बिजनेस शुरू किया है, जो
वो बिजनेस आपका बेबी है, आपने सब कुछ डाल दिया उसमें, पैसे भी डाल दिए, टाइम भी डाला है, आपका फ्यूचर इन्वेस्टेड है उसमें। जब आप लोगों को हायर करते हो एंड लाइक यू सेड आप यू आर टीचिंग देम द सीक्रेट्स ऑफ द ट्रेड जो आपने बिल्ड किए, किसी पॉइंट पे ये डर आता है दैट एक्चुअली व्हाट इफ मैंने जो सारी चीज़ें खुद इतने सालों की मेहनत से सीखी है, कोई इंसान को मैं सिखा रहा हूँ, व्हाट इफ दे टुमारो गो एंड बिकम माई कॉम्पिटिटर? 100% ये होता ही है। हर बिजनेस ओनर को शायद मन में यही टेंशन होता है कि मेरे ट्रेड सीक्रेट्स कहीं बाहर चले गए तो मेरे कॉम्पिटिटर को मिल जाएंगे। बट मैं इस चीज़ को ना एकदम बुलिश मानता हूँ। मतलब ऑनेस्टली कौन सा ऐसा बड़ा ट्रेड सीक्रेट आज एक शोरूम के ओनर के पास है, कौन सा ऐसा ट्रेड सीक्रेट एक इंस्टीट्यूट के ओनर के पास है? जो चीज़ मैं सिखा रहा हूँ आप गूगल करो, मिल जाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट लाइक हम जो सिखा रहे हैं या हम जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आज कोई भी बिजनेस को ले लो, XYZ कोई भी बिजनेस ले लो, कोई भी बिजनेस में ऐसा सीक्रेट नहीं है जो शायद गूगल पे या ChatGPT या सोशल मीडिया पे नहीं है। हर जगह पर अवेलेबल है। आप अगर ये सोच रहे हो कि मेरा एम्प्लॉय मेरे पास सीख करके दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जाएगा, तो वो आपका जज्बा नहीं लेके जा पाएगा, वो आपकी ताकत नहीं लेके जा पाएगा, वो आपका पैशन नहीं लेके जा पाएगा। वो कुछ 2-4 चीज़ें सीख करके वहाँ चला जाएगा, ठीक है, लेकिन आप जिस पैशन से काम कर रहे हो आप दूसरों को हायर कर लो, दूसरों को ट्रेन करो। और अगेन इसमें मैं बहुत बार बिजनेस ओनर्स को क्या बोलता हूँ कि अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि यार कोई एक पर्सन को मैंने सारी चीज़ें सिखा दी और वो चला गया, तो आप क्या करो, उस पर्सन को सारी चीज़ें मत सिखाओ। मतलब एक अगर मैं लीडरशिप मैं लेवल पे लेके आ रहा हूँ तो मैं उसको एक कैटेगरी में दूंगा कि भाई तू HR तो HR ही संभाल, तू उसको लीड कर, सेल्स कोई और लीड करेगा, ट्रेनिंग कोई और लीड करेगा। तो होगा क्या कि अगर वो पर्सन बाहर जाता भी है तो उसके पास सिर्फ एक ताले की चाबी है, करेक्ट, उसको बाकी सारे ऑपरेशंस के बारे में नहीं पता है। तो वो सामने कंपनी में वो काम का भी नहीं है, सही बात, काइंड ऑफ। सो मेरे बिजनेस के जो सीक्रेट्स है उसको डिवाइड कर दो। अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि वो बाहर नहीं जाना चाहिए, और वो हर पर्सन को एक एक चीज़ सिखाओ, ताकि एक पर्सन जाए तो दिक्कत नहीं है, दूसरे 4 जन मेरे पास है, वो बाहर जाके मुझे डैमेज नहीं कर पाएगा। सही बात है। एंड इसमें जैसे आपने बोला मार्केटिंग का जो एस्पेक्ट आता है, जब हम उस पॉइंट पे आते हैं, राइट, आजकल मार्केटिंग बहुत चेंज हो गई है जो पहले होता था, एंड आजकल फाउंडर की मार्केटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। पर्सनल ब्रांडिंग, हम भी अब बात कर रहे थे पॉडकास्ट शुरू से पहले कि कैसे आपने भी अपने खुद के इंटरेस्ट से, पैशन से और अपने खुद के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी आपने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, आप उस पर भी बात करते हो। तो एक तो आप अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बताइए कि हाउ डिड यू थिंक ऑफ गेटिंग इनटू यूट्यूब एंड व्हाई इज यूट्यूब अ गुड एस्पेक्ट फॉर अ बिजनेस ओनर टू लुक एट, और पर्सनल ब्रांडिंग फॉर अ फाउंडर कितनी इंपॉर्टेंट है आज के डे एंड एज में? देखो हर इंडस्ट्री में मैं तो हर फाउंडर को बोलूँगा कि आपके बिजनेस को भले कुछ भी हो सकता है ऊपर नीचे, लेकिन अगर आपका खुद का पर्सनल ब्रांड अगर आज की तारीख में अवेलेबल है, तो फ्यूचर में कोई भी दूसरा बिजनेस कर लो, आप उसके अंदर अच्छा स्केल कर लोगे। द लाइव एग्जाम्पल इज अश्नीर ग्रोवर, आपने देखा रहेगा, भारत पे उसने चालू किया, भारत पे को एक लेवल पे ग्रो कर लिया, पर्सनल ब्रांडिंग की वजह से अच्छा काम किया। अभी भले भारत पे में वो नहीं है, लेकिन उसका पर्सनल ब्रांड कितना अच्छा है। आज अगर वो दूसरे कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे तो डे 1 से वो कितना आगे चला जाएगा। और आज एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स है। अमन गुप्ता, मेरा उनके साथ पॉडकास्ट हुआ, अश्नीर के साथ भी पॉडकास्ट हुआ, मैंने उसको यही पूछा था कि बिजनेस में ग्रो कितना परसेंटेज आपका ग्रोथ आया है पर्सनल ब्रांड में आने के बाद। सेम क्वेश्चन मैंने अमन गुप्ता को पूछा था, बोट कंपनी का जो फाउंडर है। तो ही सेज कि मेरे बिजनेस में जिस दिन मैं पर्सनल ब्रांड पे नहीं था, शार्क टैंक में आने के पहले की बात करें, जिस दिन वो पर्सनल ब्रांड इतना अच्छा नहीं था, अगर तब तक 100 रुपीज़ का बिजनेस होता था, तो जिस दिन शार्क टैंक पे आए, पॉपुलर हुए, उसकी पर्सनैलिटी लोगों को पता चली, वो 100 सीधा 1000 तक पहुंच गया। मतलब 10x बिजनेस ग्रोथ मिल गया। सेम चीज़ हर बिजनेस ओनर के साथ होती है। अगर एज अ फाउंडर आप कैमरा के सामने आते हो, रील्स बनाते हो, कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आप उस इंडस्ट्री के ऑथोरिटी बन जाते हो। करेक्ट। मतलब आज मेरे पास भी लाइक बहुत सारे लोग आते थे पहले कि सर आप अच्छा पढ़ाते हो, आप अच्छा सिखाते हो, इसलिए आप मेरे आओ, लेकिन फिर एक लिमिटेशन आ जाता ना कि चलो मैं अगर मुंबई में अवेलेबल हूँ, इस जगह पर अवेलेबल हूँ, तो वहीं पर आएंगे। लेकिन आज अगर मुझे स्केल करना है, मुझे हजारों लाखों लोगों तक पहुंचना है, तो भाई वो एक छोटी सी लोकेशन से मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। करेक्ट। मुझे सोशल मीडिया पे आना ही पड़ेगा। 2017-18 की बात है, एक स्टूडेंट आई जिसने मेरे पास एक कोर्स सीखा था, मुझे बोलती है कि सर मेरी एक फ्रेंड है जो सूरत में रहती है, उसको सीखना है, आपके पास कैसे सीखेगी? मेरे पास तभी आंसर ही नहीं था। और तभी 2016-17 में मैं कंप्लीटली फोकस था मेरे बिजनेस के ग्रोथ, 1 से 2, 2 से 3 ब्रांच ग्रो करना है। उस पॉइंट पे मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसमें मुझे उन लोगों को भी टैप करना है, क्योंकि अगर मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, अच्छा सिखा रहा हूँ और लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं, लोगों की नौकरियां लग रही है,
तो फिर मुझे वो स्किल को वेस्ट नहीं करना चाहिए सिर्फ एक लिमिटेड एरिया में रख के। Correct. तो दैट वाज द पॉइंट जहाँ पर मैंने सोशल मीडिया पे आया, मैंने कुछ अपना कंटेंट क्रिएट करना चालू किया और फिर मेरे बिजनेस के लिए आज तो वो इंजन बन चुका है, क्योंकि आज अगर मैं एक यूट्यूब वीडियो अपलोड करता हूँ तो कितनी सारी लीड्स आ जाती है। मतलब पहले अगर एक एग्जांपल ले लो कि चलो मेरे बिजनेस में एक मुझे कस्टमर को क्लोज करने के लिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग अगर हम देखें तो पैम्पलेट्स, बैनर्स वगैरह बहुत सारा करना पड़ेगा, तब जाके 50-20 इंक्वायरी आएगी और उसमें से 2-3 जन एडमिशन लेंगे। करेक्ट। वही चीज़ अगर आज मैं एक यूट्यूब पे वीडियो डाल देता हूँ, 10,000 लोग दिखते, 10,000 में से एक भी डीएम आ गया, मतलब एक बंदे ने वो 25,000 रुपये दे दिया मुझे। मतलब आप समझ रहे हो कि बिजनेस का ग्रोथ कितना हो जाता है। करेक्ट। अगर मैं डिजिटली इस तरीके से कंटेंट क्रिएशन में या पर्सनल ब्रांडिंग में आकर के अपने बारे में आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाती है एज अ फाउंडर, आप अथॉरिटी बन जाते हो। तो बिजनेस के बारे में कैसे बात करना चालू किया, मैं जस्ट एक स्टोरी बता रहा हूँ। मैं गया था मथुरा दर्शन करने के लिए, वहाँ पर एक छोटा सा कैफ़े देखा था मैंने। वो मतलब पूरा वो गांव जैसा एरिया है और वहाँ पर एक कैफ़े है जो बहुत अच्छा चल रहा था। वहाँ पर बहुत भीड़ भाड़, एकदम लग्जरियस सारी चीज़ें। मैंने वहाँ पर काउंटर पे जाके पूछा, मैं मेरे भाई के साथ था, मेरे भाई को मैंने पूछा यार कितना अच्छा चीज़ है यार, मतलब यहाँ पर इतनी अच्छी रेस्टोरेंट बनी है, बिजनेस तो बहुत अच्छा होगा। करेक्ट। हम जाके काउंटर पे मैंने पूछा कि भाई अच्छा सेल कर रहे हो, क्या सेल हो रहा है? तो बोलते नहीं हम नहीं बताएंगे। तो वहाँ पर मैं बोला यार चल तो अच्छा रहा है, दिख रहा है मुझे पूरा दिन क्राउड है, लेकिन वो मुझे सेल्स बता नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि यार कैसे पता करेंगे। तो फिर मैंने मेरे भाई को बोला कि एक काम करते हैं, मॉर्निंग में आएंगे, इसका फर्स्ट बिल चेक करेंगे, बिल नंबर क्या है। रात में लेट नाइट आएंगे, इसका बिल नंबर चेक करेंगे, क्या कस्टमर कितने काउंट आए, एवरेज बिलिंग साइज़ क्या है, मल्टीपल करके हमें ऑन एन एवरेज मोटा मोटा अमाउंट पता चल जाएगा। वेरी स्मार्ट। तो ये चीज़ मेरे भाई ने बोला कि यार ये अगर तू इधर खड़े खड़े इतना अच्छा बिजनेस के बारे में एनालाइज कर सकता है तो क्यों ये रील पे आके नहीं बोल सकता। तो दैट्स व्हेन आई क्लिक्ड कि हाँ यार मैं मोटिवेशन के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ, ये तो मेरा पैशन है, ये तो मैं आराम से कर सकता हूँ। फिर दैट वाज माय फर्स्ट रील, और बिलीव मी ऑथेंटिक तरीके से वहीं से शूट किया और दैट वाज माय फर्स्ट रील जो वायरल हो गई। विरल, एक ना बहुत अनटैप्ड रिसोर्स है जो एंटरप्रेन्योर्स बहुत यूज़ नहीं करते, मेनली बिकॉज उन्हें पता नहीं है, विच इज़ द गवर्नमेंट। पहले जो लॉस थे अब जो है, पहले जो स्कीम्स थी अब जो है, ज़मीन आसमान का अंतर है। करेक्ट। तो हमें इस डायरेक्शन में थोड़ा आप लाइट डालिए कि व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम्स दैट एंटरप्रेन्योर्स कैन यूज। हैव यू यूज्ड एनी स्कीम ऑन योर ओन एंड डू यू सी एडवांटेजेस, disadvantages, misuse, all of that? Let's basically get into the government scheme side and subsidiary side of entrepreneurship. करेक्ट। देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज उन्होंने बहुत सारी स्कीम्स ऐसी लॉन्च की है जो एक बिजनेस ओनर के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाती है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको थोड़ा जुगाड़ पर्सपेक्टिव से करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि आई थिंक सूरत या तो राजकोट में कोई एक बंदा है, आई एम नॉट अवेयर, उसने 2 लाख रुपए का मुद्रा लोन या ऐसा कोई गवर्नमेंट का स्कीम से लोन लिया था, शोइंग इट कि भाई मैं कैमरामैन बनूंगा, मैं शूट करूंगा, मैं अर्न करूंगा, मैं पैसा कमाऊंगा। गवर्नमेंट ने उसे दे भी दिया और वो 2 लाख रुपया उसने कैमरा यूज़ नहीं किया, मतलब कैमरा बाय नहीं किया। वो 2 लाख रुपये जैसे ही अकाउंट में आया उसने सीधा सीधा जाके अपने शादी के अंदर खर्चे कर दिए। तो पीपल मिस यूज़ इट, इसीलिए गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रही है, अलग अलग स्कीम्स बना रही है। जैसे लाइक गवर्नमेंट ने एक स्कीम बनाई है मुद्रा लोन, 10 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है अगर आप अपना अच्छा बिजनेस कर रहे हो, प्रूव कर रहे हो कि हाँ मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ। ठीक है, उसमें गवर्नमेंट को टर्म्स कंडीशन क्यों रखनी पड़ रही है? क्योंकि मिसयूज ना हो। लेकिन यस, दिस इज अ गुड स्कीम। इवन एक स्कीम है, एनएसडीसी की भी स्कीम्स हैं जिसमें स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है जिसके अंदर लाइक आपके जो भी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर के खर्चे होते हैं वो 50% तक गवर्नमेंट बेयर कर लेती है। मतलब अगर मैं सॉफ्टवेयर AWS सर्वर हायर करता हूँ, AWS का चलो 10,000, 20,000, 50,000 का बिल आ रहा था, वो गवर्नमेंट पे करेगी। और अगेन बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं जब लाइक मेरे ब्रोशर के ऊपर स्टार्टअप इंडिया या NSDC का लोगो लगा रहता है, तो लाइक बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स या नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जहाँ से मुझे फ्रेंचाइजीज और बिजनेस ग्रोथ एक्सपांड करने का मौका मिलता है। क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है। 100% गवर्नमेंट ने बोला इंसान सही है तो सही होगा। यस। और वो एक पेपर्स आ जाते हैं ना कि हाँ यार ये चीज़ आपने की है। करेक्ट। और विरल, अगर कोई ऐसा इंसान जिसको नहीं पता कहाँ ढूंढना शुरू करें तो हाउ डू आई सर्च? फॉर एग्जांपल अगर मैं कैफे बिजनेस में घुस रहा होता या मैं कोई एजेंसी बना रहा होता तो मैं कहाँ ढूंढूं कि कोई गवर्नमेंट स्कीम है जो मुझे हेल्प कर सकती है? देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, द वन स्टॉप सोल्यूशन आज की तारीख में इस ChatGPT सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। मैंने खुद ने अपना कैफे चालू किया है मुंबई विले पार्ले में
और ऑनेस्टली स्पीकिंग चैट जीपीटी की अगर मैं तारीफ़ करूँ लेकिन मैंने मेरी ब्रांड का लोगो से लेके नाम से लेके क्या क्या सर्टिफिकेशन लगेंगे, सारी चीज़ें उसका एक्सपेंशन प्लान, रोड मैप, सब चीज़ मैंने चैट जीपीटी से ढूंढी है। प्रॉम्प्ट दो, अच्छे से अच्छा आपको कंटेंट वो बना के देता है। इनफैक्ट आप अगर इसके लिए भी देखोगे कि मुझे क्या क्या स्कीम्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो 10-12 क्वेश्चन वो पूछेंगे कि ठीक है आपके इसमें कोई फीमेल है कि नहीं, क्योंकि फीमेल्स के लिए भी कुछ कुछ ऐसे रहते हैं ऑप्शंस। तो कोई फीमेल एंटरप्रेन्योर आपके साथ फाउंडर है कि नहीं, कौन से कास्ट को बिलोंग करते हैं, क्योंकि SC/NT वालों को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो अगर उसमें से कोई बिलोंग करता है तो वो ऑटोमेटिकली आपको फिल्टर आउट करके ऑप्शंस दे देंगे कि भाई ये स्कीम के लिए आप अप्लाई करो। अगर आप उसको और अंदर पूछोगे कि भाई इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो भी आपको बता देंगे कि भाई ये 1 2 3 4 5 चीज़ आप देखो, आपको मिल जाएगा। What is your one golden rule for entrepreneurs, for founders, जो आपने अपनी पूरी जर्नी में सीखा है, जो आप अबाइड करते हो एज अ फाइनेंशियल रूल, जो आप एडवाइस दे सकते हो हमारे फाउंडर्स को कि भाई ये तो कर लेना, ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस? यही सबसे बड़ी लर्निंग मेरी रहेगी कि आप जो भी पैसा कमाओ, पहले तो कमाने के पीछे मेहनत करो, कमाओ, और कमा कर जो भी पैसा आप जमा कर रहे हो उसमें से ज़्यादातर पोर्शन आप अपने बिजनेस में लगाओ, क्योंकि अगर आप बिजनेस में लगाओगे तो ही आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाओगे। कहीं और लगाओगे तो आपका बिजनेस डेड हो जाएगा और दूसरी चीज़ ग्रो हो जाएगी। सो लाइक इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, दैट इज़ द मेन थिंग। फेयर। ऑलराइट विनर, अब हम इस एपिसोड के एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पे आए हैं, जो मैं हर गेस्ट को बोलता हूँ, एक बहुत नई चीज़ है जो हम कर रहे हैं, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। इट्स कॉल्ड द रैपिड फायर। तो वो करेंगे आपके साथ हम। बट दिस रैपिड फायर इज गोइंग टू बी एवरीथिंग बिजनेस, एवरीथिंग स्ट्रैटेजी, एवरीथिंग मनी। तो क्या आप तैयार हैं? यस। ऑलराइट, लेट्स गो। क्या हमें 2025 में ड्रॉप शिपिंग करनी चाहिए? 100% करनी चाहिए, क्योंकि आज भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अनटैप्ड है, लोगों को नहीं पता है, जो दूसरी वेबसाइट्स पे दूसरी कंट्रीज़ में बनते हैं, हम यहाँ पर ला करके इंडिया में सेल कर सकते हैं, जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वन कॉमन मिस्टेक जो फाउंडर्स करते हैं, अपना काम डेलीगेट नहीं करते हैं। यू हैव अ बिजनेस आइडिया, व्हाट्स योर फर्स्ट स्टेप? वैलिडेटिंग इट। हाउ? और टारगेट ऑडियंस कौन रहेगा, कैसे उसको प्रोडक्ट सेल करना है, उसकी नीड है कि नहीं, वो सारी चीज़ें वैलिडेट करेंगे। वो प्रोडक्ट को MVP चेक करेंगे। मैं डायरेक्टली वो मैन्युफैक्चर नहीं करने लगूंगा, मैं ऑलरेडी मार्केट से लेकर के उसे सेल करने की ट्राई करूंगा। सो पहले सेल्स मेरा इंप्रूव करूंगा, देखूंगा कि उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, और अगर वो सारी चीज़ें मेरे प्रोडक्ट में अवेलेबल हैं तो मैं वो बिजनेस आइडिया पे काम करूंगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। Nice, I like that. Reverse engineering, I see, is your Yes. strong point. Yeah. 3 government schemes everyone should know about, especially founders. Mudra loan, Startup India, and NSDC. What is one thing that small content creators get wrong? They do not focus on hooks, they do not focus on script, they do not focus on the content which they are giving. उनको सिर्फ ये चाहिए कि मेरे numbers बढ़ने चाहिए. They run behind virality. So focus on what you are doing. Value अगर सामने वाले को add हो रहा है वो 1 मिनट की स्क्रिप्ट से, तो वो 100% एक्सपांड होने वाला है, वायरल होने वाला है वो। Fair. Entrepreneurs के लिए बेस्ट कंटेंट फॉर्मेट कौन सा है? एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेस्ट फॉर्मेट इज पॉडकास्टिंग। क्या आप 2 करोड़ रुपए लोगे मुझसे, या 2 करोड़ सब्सक्राइबर्स लोगे? मैं 2 करोड़ जेन्युइन सब्सक्राइबर्स लूँगा, मुझे खाली वो नंबर्स नहीं चाहिए। जेन्युइन मतलब? जेन्युइन मतलब जो मेरे से कनेक्ट हो, मतलब मुझे कोई फालतू के खाली नंबर्स नहीं बढ़ाने हैं, जो मुझसे, मेरी फील्ड से, मेरे निश से कनेक्टेड हो, वैसे लोग चाहिए। तो मैं आराम से 2 करोड़ नहीं 200 करोड़ बना लूँगा। One financial habit, Viral, that changed your life. सबसे पहला, आप प्रॉफिट को डिवाइड कर लो। लोग क्या करते हैं, आ जाता है पैसा, यूज़ हो जाता है, आप जैसे ही आएगा एक सेपरेट अकाउंट बनाओ, जो परसेंटेज आपने डिसाइड किया है उसे पहले ही सेग्रीगेट कर लो, तो आपके पास लिमिटेड सोर्स रहेगा और उसी से आप अपने फालतू के खर्चे करोगे, अदरवाइज सब खर्चे हो जाएंगे। सही बात है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक ऐसी किताब जो उन्हें डेफिनेटली पढ़नी चाहिए? द लीन स्टार्टअप, ये बहुत अच्छी बुक है। और एक और बुक मैं बताऊंगा, द 7 हैबिट्स ऑफ इफेक्टिव पर्सन, ये बहुत अच्छी बुक है। ये दोनों बुक मैंने पढ़ी है और ये हैबिट्स मैंने अपने अंदर इनकलकेट किए हैं और उसके वजह से बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। विरल, आप बहुत लोगों के मेंटर हो, आपके मेंटर्स हैं, और अगर हैं तो उन्होंने आपको ऐसी क्या एडवाइस दी है जो आपके साथ आज तक रही है? एक एडवाइस उन्होंने मुझे दी है कि अगर आप सिस्टम में नहीं रहोगे तो सिस्टम आपको अपना बना लेगा। मतलब मुझे
खुद को डिसिप्लिन में रखना है, मुझे खुद को आगे बढ़ते रहना है। अदरवाइज लाइक मैं वो सिस्टम का एक पार्ट बन जाऊंगा, जैसे लाखों करोड़ों बिजनेसमैन आए गए, किसी को पता नहीं चला, मैं भी वही सिस्टम में बन जाऊंगा। सो आई हैव टू डेवलप माई सिस्टम एंड आई हैव टू ग्रो। आई लव दैट। फाइनल क्वेश्चन विरल ऑफ द पॉडकास्ट, आज विरल सख्या को क्या ड्राइव करता है, मनी या मिशन? मिशन, मेरा मिशन जो है, मुझे एवरी डे मॉर्निंग में मिशन ही मुझे है जो आगे लेके जा रहा है और मुझे मोटिवेट करता है कि यार आप और काम करो और काम करो। अदरवाइज आज तो सारी चीज़ें हैं, बट स्टिल लाइक इफ आई एम रनिंग, इफ आई एम गोइंग, that is because of my mission. And I can attest to that, guys, because Viral was telling me ये 6.5 दिन काम करते हैं हफ्ते के, and he's been doing that for 3 years. So ये मिशन ही हो सकता है, ये पैशन ही हो सकता है जो आपको यहाँ तक लेके आया, and I'm sure आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाएगा. Not just because you are extremely talented and knowledgeable, but because sitting across from you, I could sense that you're also a very good human being, and because आप लोगों को ग्रो कर रहे हो. जो इंसान लोगों को आगे लेके जाता है, उनको ग्रो करता है, उनकी सबसे ज़्यादा उन्नति होती है. तो आई होप एंड प्रे that that happens with you. Thank you so much for doing this, Viral. I really think this was one of the most beneficial episodes on our podcast yet, because it gave our audiences a blueprint कि अगर उनके पास कुछ नहीं है, बस zeal है to do work, do good, what they can do, what they should not do, and how they can start. So I think इससे better blueprint हमारी ऑडियंस के लिए नहीं हो सकता. मैं ये तो नहीं कहूँगा MBA था, but I think it was close. 1 घंटे का MBA सेशन हमने आपको दे दिया. So we'd love to listen from you guys कि आपको इस पार्ट्स में क्या लगा, कि what you would be picking up, advice you have gotten from your mentors, questions that you have for Viral that you'd like to ask. Please do tell us in the comment section. I hope you enjoyed yourself, Viral. Yes. Thank you so much. आप यहाँ आए. Alright guys, I hope you liked this episode, because I know I really did. On that note, please do like, share, comment and subscribe to our channel. This is Fin for India, where we simplify your financial journey one story at a time. Thank you.